चलो ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। क्या स्टार्ट करेंगे अपन? फॉर्मेशन ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक होता है कि एमपी को पढ़ने के पहले कि आखिर एमपी बना कैसे, सबसे पहले हम इसको समझें। तो कैसे फॉर्म हुआ है, क्या आइडिया आप लोगों का अबाउट फॉर्मेशन, कोई प्रोसेस रहा है इसका? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स बोला किसी ने कि एबीसी पार्ट वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, अभी आपने जितना भी यूट्यूब पे देखा होगा, जितनी भी बुक्स में पढ़ा होगा, आपको सब जगह से ज्यादा ही कंटेंट मिलेगा, बट शांति से पूरी क्लास को सुनना है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें सबसे पहले मध्य प्रदेश की, तो ये आपको इंडिया के सेंटर में देखने को मिलेगा। हार्ट ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो ये नाम इसे किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जैसे कि ये इंडिया के सेंटर में लोकेट करता है, तो इसको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ही नाम मिला है मध्य प्रदेश। अब जैसे कि एक बच्चा होता है, स्टेज बाय स्टेज उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तब जाकर वो एक दिन कंप्लीट स्टेज में आता है। वैसे ही एमपी की भी पूरी हिस्ट्री रही है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इसका अलग बैकग्राउंड हुआ करता था, फिर बाद में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, कुछ एडिशन हुआ, कुछ सब्सट्रैक्शन हुआ, इस तरीके से पूरा इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एमपी की, तो उसके पहले हम समझेंगे कि आखिर ये स्टेट्स और यूटीज जिनका नाम आप लोग सुनते हो कि करंटली इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28। कितनी यूटीज हैं? 8। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आखिर इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी कैसे हुआ? तो उसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड में जाएंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में कंसिस्ट करता था। अभी कैसे? तो एक हुआ करती थी आपकी यहाँ पर ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक हुआ करता था आपका प्रिंसली स्टेट्स। मतलब आपका जो इंडिया है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक था आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पर डायरेक्टली कंट्रोल होता था किसका? ब्रिटिशर्स का, और एक क्या हुआ करता था? प्रिंसली स्टेट्स, जहां पर राजे रजवाड़े जो है वो रूल करते थे, वो एरिया उनके अंडर में होता था, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर ही होते थे। मतलब अभी भी ब्रिटिशर्स के अंडर में ही चीजें चलेगी, बट हमने यहाँ पर 2 पार्ट में पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया है। पहला है ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक कौन सा है आपका? प्रिंसली स्टेट्स। बट फिर आने वाले समय में यहाँ पर चेंजेस वगैरह आए, जिसके चलते एक एक्ट आया जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब ये जो एक्ट यहाँ पर आया, इसने इंडिया के सामने कुछ चॉइसेस दे दी और 3 तरीके की चॉइसेस के साथ पूरे इंडिया को इसने इंडिपेंडेंट करा। 2 डोमिनियन का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान, और रिमेनिंग लोगों को इन लोगों ने 3 चॉइस के साथ छोड़ा था। वो 3 चॉइस कौन कौन सी थी, जल्दी बताओ? वेदर टू ज्वाइन इंडिया, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप किसको ज्वाइन करें? इंडिया को ज्वाइन करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो किसको ज्वाइन करें? पाकिस्तान को। और अगर आपको दोनों के साथ ही नहीं जाना है देन यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी को जो है चॉइसेस वगैरह दी गई थी। कई सारे प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर हुआ करते थे। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे अराउंड 542, तो इनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। बट 3 प्रोविंसेस थी जो यहाँ पर रेडी नहीं थी। वो 3 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन हैदराबाद, नेक्स्टली अगर हम बात करें जूनागढ़, एंड देन अगर हम बात करें कश्मीर। अब कैसे न कैसे करके इन्हें भी इंडिया में मर्ज होना ही था, तो सबके साथ डिफरेंट एक्शन लिए गए। फॉर सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर हैदराबाद की, तो हैदराबाद को यहाँ पर पुलिस एक्शन के द्वारा मर्ज किया गया। एक ऑपरेशन चलाया गया था, नाम बताओ? ऑपरेशन पोलो। वेरी गुड। उसी का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन कैटरपिलर। तो इस ऑपरेशन के द्वारा, पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद का फाइनली मर्जर हो जाता है कहाँ पर? इंडिया में। नेक्स्टली अगर हम बात करें जूनागढ़, तो जूनागढ़ का राजा जो है वो भी इंडिया के साथ इंटरेस्टेड नहीं था। सो फाइनली जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम कराया जाता है, जनमत कराया जाता है, और पब्लिक से ही पूछा जाता है कि आखिर आप इंडिया के साथ रहने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। एंड मैक्सिमम वोट जो गिरते हैं वो किसके पोर्शन में गिरते हैं? इंडिया के। एंड फाइनली जूनागढ़ का मर्जर भी कहाँ हो जाता है? इंडिया में। नेक्स्टली अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर का मर्जर जो होता है वो होता है बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वहां के राजा का नाम क्या था? राजा हरि सिंह। हरि सिंह जी जो रहते हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं फाइनली इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और कश्मीर का मर्जर भी कहाँ पर हो जाता है? इंडिया में हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्टेट्स, या फिर आप बोल सकते हो जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हुआ करते थे, उनका क्या होता है? मर्जर होता है। अब
इसके बाद क्या हुआ, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन यहाँ पर चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन वगैरह चीजें चल रही थी, तो पूरे इंडिया को यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। टाइम वाइज समझते चलना, कब की बात करें, 1950 की। तो 1950 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर आपका डिवाइड होता था। अभी तक आपने देखा इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था, कौन कौन से, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स। ये कब की बात है, इंडिपेंडेंस के पहले। बट जब इंडिपेंडेंस मिल गई, अब 1950 में इंडिया 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे, तो एक पार्ट हुआ करता था आपका पार्ट ए। पार्ट ए जो होता था वो उसमें होती थी गवर्नर्स प्रोविंस, मतलब ये ब्रिटिश प्रोविंस ही हुआ करती थी और ये किसके रूल में आती थी, तो गवर्नर्स के रूल में आया करती थी। फिर एक पार्ट हुआ करता था पार्ट बी। यहां पर अगर हम बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स ही रूल करते थे, बट वो प्रिंसली स्टेट्स जिनका यहां पर खुद का लेजिस्लेचर हुआ करता था। फिर बात करें पार्ट सी की, तो यहां पर चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता था, एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स का भी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो आप तो ये बोलो कि पार्ट सी के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के दोनों हुआ करते थे। एंड लास्टली जो पार्ट डी हुआ करता था उसमें आपकी एकमात्र यूनियन टेरिटरी थी, दैट वाज अंडमान एंड निकोबार। तो कैसे याद रखोगे कि इंडिया जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड था। 4 पार्ट्स कुछ इस तरीके से कि पार्ट ए में कौन आ गए, आपके ब्रिटिश प्रोविंस आ गए, ब्रिटिश प्रोविंस, बट यहां पर रूल कौन करेंगे, गवर्नर्स रूल करेंगे। फिर बात करेंगे पार्ट बी की, तो पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन आ जाएंगे, प्रिंसली स्टेट्स आ जाएंगे। बट कौन से प्रिंसली स्टेट्स, जिनके पास खुद की क्या है, लेजिस्लेचर भी हुआ करती थी। फिर बात करेंगे पार्ट सी की, तो यहां पर ब्रिटिश अथॉरिटी ने किसी को बिठा रखा था और वो हुआ करते थे कमिश्नरीज। कौन हुआ करते थे, कमिश्नरीज, प्लस साथ में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी यहां पर हुआ करते थे। एंड पार्ट डी की अगर हम बात करें तो यहां पर मात्र एक यूनियन टेरिटरी थी, दैट वाज अंडमान एंड निकोबार। अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि आपका मध्य प्रदेश आखिर किसमें हुआ करता था, तो आपका मध्य प्रदेश हुआ करता था अंडर पार्ट ए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4फोल्ड क्लासिफिकेशन दे रखे थे उसमें एमपी आपका कौन से पार्ट में आता था, पार्ट ए में आता था। मतलब अभी एमपी पर किसका शासन चलेगा, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स का रूल जो है यहाँ पर हुआ करता था और इस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सा स्टेट आएगा, आपका एमपी आएगा। नॉट ओनली एमपी, उसके साथ साथ कुछ और स्टेट्स भी आते थे, अराउंड 9 स्टेट्स जो हैं वो इस पार्ट के अंदर आते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, फाइनली यहाँ पर 1947 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहस चल रही थी कि स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग हिस्ट्री में भी देखते हुए आ रहे हो कि पहले भी कई बार बात उठाई गई थी कि स्टेट्स का फॉर्मेशन जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर या फिर लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए। बट फाइनली जब इंडिपेंडेंस मिल गई, हमें इस बात का एहसास हो गया कि भाई हम आज़ाद हो गए हैं, अब हमें कुछ डिसीजन लेने चाहिए। तो 1947 के अंदर यहाँ पर बहस वगैरह चलती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उस समय पे हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे वो कौन हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद। बट एक टेम्परेरी चेयरमैन भी हुआ करते थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। मेन बागडोर जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के हाथ में ही हुआ करती थी। अब इस समय पे क्वेश्चन उठता है कि जो स्टेट्स है उनका फॉर्मेशन आखिर किन बेसिस पे होना चाहिए। भाई जब भी ब्रिटिशर्स किसी चीज को डिवाइड करते थे, फॉर सपोज आपने हिस्ट्री में पढ़ा है 1905 में एक स्टेट का डिवाइडेशन हुआ था, दैट वाज बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को करके जो आपको रीजन दिया गया था वो क्या रीजन दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन रीजन दिया गया। इट मीन्स हम लोग जो अभी तक सीखते हुए आए हैं हमने यही देखा कि जब भी किसी स्टेट को क्रिएट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया जाता है। आज भी आप सुनते हो कि एमपी के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट बन गई, फलां डिस्ट्रिक्ट बन गई, तो कारण एक ही होता है कि क्या कारण है, एडमिनिस्ट्रेशन। बट क्या हुआ कि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। नॉर्थ तो ठीक है, साउथ के अंदर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तमिलनाडु की, कौन सी लैंग्वेज चलती है, तमिल लैंग्वेज। केरला की बात करें तो कौन सी चलती है, मलयालम। कर्नाटक की बात करें तो कौन सी चलती है, कर्नाटक चलती है या फिर कन्नड़ चलती है। सॉरी, गोवा में कौन सी चलती है, कोंकणी चलती है। तो साउथ इंडिया में आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठा कि आखिर स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पे किया जाए। तो दो ही ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल थे। पहला ऑप्शन था या तो इसको किस बेसिस पर क्रिएट किया जाए, लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर अगर हम बात करें तो दूसरा बेसिस क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं।
अब भाई जितने भी बड़े बड़े महान लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि अभी अभी सबसे पहले तो इंडिया क्या हुआ है, पाकिस्तान से अलग हुआ है, मतलब ऑलरेडी डिवाइडेशन यहाँ पर हो चुका है। अब अगर हम ऐसा कोई कंसेप्ट लेकर आते हैं वन स्टेट वन लैंग्वेज वाला कि एक राजा एक राज्य और उसकी एक भाषा होगी, तो उससे भी हम लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हर किसी का मत एक ही था कि या तो लैंग्वेज हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, बट एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज यूनिटी ऑफ इंडिया, कि यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी हाल में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने डिस्कशन चल रहा है कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर हो। अब सब लोग मिलकर बात उठा रहे हैं, सबकी सहमति बना के रखनी है, तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए भविष्य में एक कमीशन सेटअप करा जाएगा 1948 में। बहस कब चल रही थी? 1947 में। तो अगले ही साल इसका सॉल्यूशन दिया गया। उन्होंने बोला शांति रखो, आपके लिए एक कमीशन सेटअप होगा। 1948 में आपको एक लिंग्विस्टिक कमीशन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, एस.के. धार कमीशन। जून 1948 में इसका क्रिएशन किया गया और उसी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए, कौन सी लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए, लैंग्वेज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। एस.के. धार को कमांड दी गई। कमीशन का काम होता है जगह जगह जाकर वो रिव्यू करे, लोगों से फीडबैक ले और पूछे क्या आप चाहते हो कि आपका स्टेट जो है वो लैंग्वेज की बेसिस पे फॉर्म होना चाहिए। तो कब काम दिया गया इसको? जून 1948 में, कि जाओ जाकर पता करो लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए। वो जगह जगह जाएंगे, सभी से रिव्यू करेंगे, फॉर्म वगैरह बनाएंगे पूरा और अपनी एक फाइल बनाकर तैयार करेंगे, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, रिपोर्ट के नाम से। 6 महीने ये सब एक्टिविटी कामकाज यहाँ पर चलता रहा। फाइनली दिसंबर 1948 में एस.के. धार कमीशन ने क्या पेश कर दिया, अपनी रिपोर्ट जो है उसको पेश कर दी। रिपोर्ट में ये डिसीजन लेकर आया कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। और इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन किस बेसिस पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। सो एस.के. धार कमीशन का डिसीजन क्या आया, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर, मतलब कहीं ना कहीं सभी यही चाहते थे। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिफरेंट जगह से लीडर्स बैठे हुए हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। हर कोई इस डिसीजन के साथ टोटली डिससेटिस्फाइड था, अनहैप्पी था। अब क्या किया जाए, सबको शांत तो करना पड़ेगा, अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, दंगे फसाद नहीं करने, फिर से किसी का गुलाम हमको नहीं बनना है, तो आपस में ही इसको सुलझा लेते। कैसे सुलझाएंगे? तो बोलते हैं कि ठीक है भाई, अभी दिसंबर 1948 में यहाँ पर डिसीजन आ गया, अब क्या करा जाए। तो दिसंबर में एक इंपॉर्टेंट चीज होती थी, मुझे बताओ क्या? वेरी गुड, कांग्रेस का सेशन होता था। तो दिसंबर 1948 में कांग्रेस का अब की बार सेशन होता है जयपुर में। कहां पर होता है? जयपुर में। तो आईएनसी का सेशन बुलाया जाता है जयपुर में और यहाँ पर बात की जाती है कि सभी लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन का क्या करना है। तो बोले ठीक है, अब की बार जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर लीडर हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, कमांड उनके हाथ में ही देते हैं। अगर वो डिसीजन लेकर आएंगे तो शायद लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर दिसंबर 1948 के सेशन में डिसाइड किया जाता है कि अब एक नई कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा। किसके संरक्षण में? जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में। तो दिसंबर 1948 में एक कमेटी फॉर्म हुई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। समझ में आई बात? स्टोरी से लिंक करना है, रटना नहीं है। 1947 में राजेंद्र प्रसाद के सामने डिस्कशन चला, उन्होंने पहला कमीशन कौन सा लाके दिया? एस.के. धार। कब फॉर्म किया गया था? जून 1948 में। 6 महीने में वो डिसीजन लेकर आया। 6 महीने बाद क्या आ गया? दिसंबर। रिपोर्ट से लोग अनहैप्पी, तो अब क्या बुलाया गया? सेशन में बोला गया जवाहरलाल नेहरू को कमांड दे देते हैं और दिसंबर 1948 में एक कमेटी का गठन होगा जिसका नाम होगा जेवीपी कमेटी। अब दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी का फॉर्मेशन होता है। मेजर लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। 3 इंपॉर्टेंट लीडर रहते हैं जिसमें फर्स्ट वन कौन रहेंगे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पर पटाभी सीतारमैया। 3 लोगों को मिलाकर एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ और अब की बार इन्हें बोला गया कि तुम पता करो क्या करना चाहिए। तो दिसंबर 1948 में इस कमेटी का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। ये भी सब चीजें देखेगी।
इसको भी करीबन 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड लगेगा और अप्रैल में ये अपनी रिपोर्ट लेकर सबके सामने आ जाएंगे। सो अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और रिपोर्ट के अंदर इन्होंने अपनी बात को तो रखा बट थोड़ा घुमा फिरा कर रखा। कैसे? तो इन्होंने बोला कि स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही होना चाहिए। तो पहला डिसीजन क्या निकल कर आया? एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। तो पहला डिसीजन क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही स्टेट का फॉर्मेशन होगा। बट साथ ही साथ अपनी बात को थोड़ी लिपापोती भी करी गई यहाँ पर और बोला गया कि ठीक है, भविष्य में हम इस मैटर के ऊपर देख सकते हैं फिर से फ्रेश तरीके से लोगों के यहाँ पर आप बोल सकते हो लोगों की डिमांड को देखते हुए कि लोग आखिर क्या चाहते हैं, इसको समझते हुए हम भविष्य में दोबारा इस चीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो सेकेंड कमेटी आई थी जेवीपी कमेटी और इसने भी अपना क्या डिसीजन दिया, बोलो। ठीक है, कहां तक आ गए? अप्रैल 1949। 47 में डिस्कशन, 48 में एस.के.धार कमीशन एंड 49 में इनकी रिपोर्ट भी यहाँ पर आ गई। अब 2 लोग बैठे थे और 2 कमेटी ने यहाँ पर सीधे से रिजेक्शन दे दिया है लैंग्वेज बेसिस को। अब क्या किया जाए? और इसी बीच साउथ इंडिया के अंदर लोग जो हैं वहाँ पर रिसेंटमेंट क्रिएट हो जाता है, असंतोष फैल जाता है और लड़ाई झगड़े दंगे यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और हर जगह धरना प्रोटेस्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आते आते समय आ जाता है और समय आता है यहाँ पर सितंबर 1952। कब का समय आ जाता है? सितंबर 1952। मतलब 49 के बाद यहाँ पर लोगों का डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुंचा? सितंबर 1952 तक। और आंध्र प्रदेश से एक तेलुगु भाषी लीडर रहते हैं जिनका नाम रहता है पोटी श्रीरामल्लू। क्या नाम रहता है? पोटी श्रीरामल्लू। इनके फोटो से क्या समझ में आ रहा है? कौन मुझे देख के बताएगा? यस, ये किसका नक्शा है? आंध्र प्रदेश का नक्शा है। देखो मैप में दिख रहा है, समझ में आया? ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये इंसिडेंट वगैरह है कैसे स्टार्ट होते हैं। तो आंध्र प्रदेश से एक तेलुगु भाषी लीडर रहते हैं जिनका नाम क्या रहता है? पोटी श्रीरामल्लू। ये अपने सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और मंच पे पहुंच जाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा जब तक मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग स्टेट जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है भाई। अभी ये जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। अभी बैठे थे तो जोश बताने के लिए, बट धीरे 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 हंगर स्ट्राइक करते 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 फाइनली 56 डेज का समय हो जाता है। कितने दिन का समय हो जाता है? 56 डेज का। एंड जो पोटी श्रीरामल्लू रहते हैं डे बाय डे बहुत ही वीक हो जाते हैं और अल्टीमेटली इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। 56 दिन बाद ये निकल गए। अभी इनके जाने से क्या हुआ? तो दंगे फसाद और बढ़ गए। अब क्या है भाई, जवाहरलाल नेहरू के सामने बहुत टेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, फिर 2-2 कमेटियां बिठा दी, तब भी लोग बात एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और लीडर का काम ही होता है लोगों को कैसे भी करके कन्विंस करना। और इसी बीच यहाँ पर इंसिडेंट हो जाता है किसका? पोटी श्रीरामल्लू की डेथ का। इनकी डेथ हो जाती है 15 सितंबर 1952 को। फाइनली यहाँ पर इनकी डेथ हुई और इनकी डेथ के बाद लोगों में आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गया। अक्टूबर 1953 तक आप यहाँ पर आ जाओगे। अब सबकी मजबूरी बन गई, क्या करा जाए, इस इशू को कैसे शांत किया जाए। तो सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि फाइनली ऑन 1 अक्टूबर 1953, कब? 1 अक्टूबर 1953 इस इशू को ऐसे रिजॉल्व करो कि इनकी जो भी डिमांड थी उसको फुलफिल कर दो। और एज ए रिजल्ट 1 अक्टूबर 1953 को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया फर्स्ट स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन से लीडर की वजह से बना था? पोटी श्रीरामल्लू की वजह से बना था। अब ये तो आपने पूछा ही नहीं किस में से बना था? मद्रास। किससे बनाया गया? मद्रास से बनाया गया। मद्रास से यहाँ पर इसको तेलुगु भाषी स्पीकिंग लोगों को अलग किया गया और किसका क्रिएशन किया गया? आंध्र प्रदेश का क्रिएशन किया गया। सो लैंग्वेज के बेसिस पर यहाँ पर फर्स्ट स्टेट बन गया आपका आंध्र प्रदेश। जब एक की डिमांड पूरी होती है तो दूसरों में भी जोश आ जाता है कि अब हम क्या करें। चूंकि जवाहरलाल नेहरू ने तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया था, बट अब लोग जो हैं वो डे बाय डे इस चीज़ के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे। कहाँ तक आ गए हम? अक्टूबर 1953 तक। अब ये इशू जो है वो बढ़ते जा रहा था। कहीं पर कोई डिमांड कर रहा है, कहीं पर कोई डिमांड कर रहा है, लोग आपस में साथ में रहने को रेडी नहीं है।
जैसे कि गुजराती वाले या मराठी स्पीकिंग लोग साथ में रहते थे, बट वो कह रहे थे कि नहीं हमको भी अलग कर दिया जाए, तो सब जगह से डिमांड जो है वो उठने लगी। अब इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसका रिजल्ट किस फॉर्म में निकल कर आया, तो अक्टूबर 1953 में डिसाइड होता है कि ये सब इशू को रिजॉल्व करने के लिए भविष्य में एक कमीशन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होता है ऑन 29 दिसंबर 1953, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पर जो स्टेट्स है उसका क्या करना चाहिए, किसका फॉर्मेशन करना है, किसका नहीं करना है। तो यहाँ पर एसआरसी कमीशन का जो है फॉर्मेशन करना होता है। अब फिर से किसी ना किसी को कमांड देनी पड़ेगी, तो इसके लिए जिन्हें चुना गया था, जिन्होंने इसके चेयरमैन बने थे, इस कमीशन के अंदर टोटल 3 लोग हुआ करते थे। कितने लोग? 3 लोग, और एक इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि चेयरमैन रहेंगे, और वो एक जज हुआ करते थे, उनका नाम था जस्टिस फजल अली। सो एसआरसी कमीशन का फॉर्मेशन होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस फजल अली। कब होता है फॉर्मेशन? 1953 में होता है। इनके साथ 2 मेंबर्स को और अपॉइंट किया जाता है, जिसमें एक का नाम रहता है H.N. कुंजरू। क्या नाम रहता है? H.N. कुंजरू, और दूसरे का नाम रहता है K.M. पन्नीकर। सो एसआरसी कमीशन के अंदर टोटल कितने लोग हुआ करते थे? 3 लोग हुआ करते थे। इसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस फजल अली। फाइनली इनका यहाँ पर जो है फॉर्मेशन वगैरह हो गया दिसंबर 1953 में। अब इनको भी कामकाज दिया गया कि जाओ तुम भी जगह जगह जाकर सर्वे करो और एक रिपोर्ट बनाकर लाना। इनको रिपोर्ट बनाने में यहाँ पर 2 साल का टाइम लगता है, एंड फाइनली अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं 30 सितंबर 1955 को। कमीशन कब बना? 1953 में। रिपोर्ट कब सबमिट होगी इसकी? 1955 में। अब इन्होंने भी कमीशन वगैरह जो है सेटअप किया, एंड कामकाज इनका स्टार्ट होता है। अब इन्होंने बोला, पहले 2 जो थे उन्होंने तो डिफरेंट डिसीजन दिए, तो अब हमको कुछ अलग लेके आना पड़ेगा कि लोगों में थोड़ा हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं, एसआरसी कमीशन वाज द फर्स्ट कमीशन दैट एक्सेप्टेड कि स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो किस बेसिस पर होना चाहिए? लैंग्वेज के बेसिस पर होना चाहिए। इनका डिसीजन निकल कर आता है कि ओके, रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर कर दिया जाए, बट कुछ चीजों को हम रिजेक्ट करते हैं स्ट्रिक्टली, दैट इज 1 लैंग्वेज 1 स्टेट पॉलिसी। कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्मेशन का बोल दिया है, इट डजंट मीन कि हर स्टेट में जो अलग अलग लैंग्वेज है उनको क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा 4 चीजों को और आपको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर चीजों का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो कौन सा कमीशन था जिसने लैंग्वेज के बेसिस को एक्सेप्ट किया? एसआरसी कमीशन, या उसी का दूसरा नाम है फजल अली कमीशन। कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट किया? 1 स्टेट 1 लैंग्वेज। और 4 पॉइंट्स बताए कि फॉर्मेशन के पहले 4 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीजें? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। अगर उसके अलावा बात करें फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये 4 चीजों का यहाँ पर क्या किया गया? ध्यान दिया गया। चलो, तो एसआरसी कमीशन का डिसीजन निकल कर आया कि जो स्टेट्स है उसका फॉर्मेशन होगा किस बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर ये 4 चीजें जो है यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो इन 4 चीजों का उसने यहाँ पर सजेशन दिया, साथ ही साथ उसने कुछ सजेशन और दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड है? जल्दी बताओ। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो एसआरसी कमीशन ने बोला कि ठीक है भाई, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाओ, बट कुछ चेंजेस और करो। बोले क्या? बोले सबसे पहले तो ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है इसको एबॉलिश कर दो, इसको बंद कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो 4 पार्ट में आपने इंडिया को डिवाइड कर रखा है इसको क्या करो? अब एबॉलिश करो, बंद करो। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले अब आप कुछ कर सकते हो, तो आप यहाँ पर स्टेट्स और यूटी का क्या करो? क्रिएशन करो। और इसने सजेशन दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो क्रिएट किए जाने चाहिए कितने? 16 स्टेट्स। और कितनी यूटी क्रिएट की जानी चाहिए? 3 यूटी क्रिएट की जानी चाहिए। भाई कमीशन सिर्फ और सिर्फ सजेशन देता है, फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ने बोला ओके, हम आपकी बात को मानेंगे, बट कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ मानेंगे। कमीशन ने कितने स्टेट्स बोले? 16 स्टेट। और कितनी यूटी बोली है? 3 यूटी बोली है। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके, हम आपकी बात को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, और एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो है कितने स्टेट्स और कितने यूटीज का क्रिएशन होगा?
बोलो कितने, सॉरी 14 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज, 6 यूटीज। तो यहाँ पर उसने कितना सजेशन दिया था, 16 स्टेट का और 3 यूटी का, और गवर्नमेंट ने बोला ओके कितने स्टेट क्रिएट होंगे, 14 स्टेट क्रिएट होंगे और 3 यूटी जो है यहाँ पर क्रिएट होगी। फाइनली यहाँ पर जो है बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के हिसाब से 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन हो जाएगा। और कब होगा, 1 नवंबर 1956 को। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पर इंडिया का पूरा बैकग्राउंड देखा। अब इसमें जो है 14 स्टेट में एक सजेस्टेड स्टेट आपका एमपी भी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से एमपी स्टार्ट करेंगे। अब एमपी को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। आपने वही पढ़ा है ले देकर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, बट आखिर वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कैसे बनेंगे, आज की क्लास में सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो ऊपर टाइमलाइन में क्या लिखा हुआ ये बताओ, ठीक है। एमपी जो है हमें बिफोर इंडिपेंडेंस देखना है और कहां से कहां तक देखना है, तो 1861 से लेकर 1947 तक देखना है। तो 1861 में आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ब्रिटिश प्रोविंस का ही पार्ट हुआ करता था आपका एमपी। अब इसकी क्या हिस्ट्री रही है, तो जो प्रेजेंट डे तुम लोग एमपी का मैप देखते हो 1861 के टाइम पीरियड में वो कुछ ऐसा दिखा करता था। ये वाले पोर्शन को देखो, एक ग्रीन दिख रहा है और एक आपको ब्लू दिख रहा है। अब ग्रीन वाला पोर्शन जो है इसको किस नाम से बुलाया जाता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, और इसको क्या बुलाते थे, सेंट्रल प्रोविंस। सीपी और बरार, सीपी बरार बार बार पढ़ा होगा, तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीपी है। कब है, 1861 में। आखिर ऐसा क्या हुआ, कहां से ये कहानी शुरू हुई, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इनिशियली 1861 में आपका एमपी 2 पार्ट में डिवाइड था। ऊपर वाले को क्या बोलते थे, नीचे वाले को क्या बोलते थे, सीपी, ठीक है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है, तो ब्रिटिश प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, नॉट फोर्थ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। टोटल 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए हैं, जिसमें फाइनल और डिसाइसिव वॉर जो हुआ था वो आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। कब हुआ था, 1817 में हुआ था। 2 पार्टीज जिनके बीच में हुआ था, एक थे ब्रिटिशर्स और एक थे मराठास। मराठास जो है वो टोटल 5 कॉन्फेडरेसी में हुआ करते थे। बताओ कौन कौन से, इंदौर में कौन थे, होलकर्स, ग्वालियर में कौन थे, सिंधिया, पूना में कौन थे, पेशवा हुआ करते थे, ठीक है। फिर नागपुर में कौन थे, भोसले, ठीक है। और गुजरात में कौन थे, गायकवाड़, बड़ौदा गुजरात वाले एरिया में गायकवाड़ हुआ करते थे। तो पूरे के पूरे जो मराठास है ये आपको 5 कॉन्फेडरेसी के पार्ट में देखने को मिलेंगे। जो मेनली ये बैठते थे वो कहाँ बैठते थे, पुणे में बैठते थे, और वहीं पे ये पेशवा की पोजीशन वगैरह चला करती थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स और पेशवा वगैरह की आपस में बनती नहीं थी, तो फाइनल यहाँ पर जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है उसके पीछे का रीजन ये रहता है कि जो मराठास की इनकम का मेन सोर्स रहता है दैट वाज प्लंडरिंग, कि आपको लूटपाट करके लानी है। और लूटपाट करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्राइब को सपोर्ट दे रखा था जिनका नाम हुआ करता था पिंडारीज। तो क्या है, ये जो पिंडारी हुआ करते थे इनको यहाँ पर किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मराठाओं का। अब पिंडारी जो है यहाँ पर जो पहले के 2 वॉर हुए थे तो मराठा इससे वीक हो गए थे, तो अब इनको कैसे भी पैसे की जरूरत थी, तो पिंडारियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता था कि आप जगह जगह से लूटपाट करो, और इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या होता था, डिस्टर्बेंस होता था। और ब्रिटिशर्स ने ये बात मान रखी थी कि जो पिंडारी जो कुछ भी करते हैं वो किसके कहने पे करते, मराठाओं के कहने पे करते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1817 के अंदर। एंड फाइनली इस वॉर के अंदर मराठाओं की क्या होती है, हार हो जाती है, ब्रिटिशर्स जीत जाते। जो भी हारता है सामने वाली पार्टी को कुछ ना कुछ सरेंडर यहाँ पर करना पड़ता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मराठा अलग अलग पार्ट में यहाँ पर हुआ करते थे। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि अगर हम बात करें भोंसले जो कि कहाँ रूल करते थे, नागपुर में, तो इन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एरिया ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर करे थे। वो एरिया कौन से थे, छत्तीसगढ़, बालाघाट, महाकौशल मतलब जबलपुर वाला एरिया एंड नागपुर। अदर देन दिस अगर हम बात करें सिंधिया की, तो सिंधियाओं ने सागर और नर्मदा वाला रीजन जो है ये सरेंडर किया था किसको, ब्रिटिशर्स को। मतलब ये एरिया अब किसके हाथ में आ गया था, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं आखिर ये सीपी कैसे बना, ये बरार कैसे बना, और बाद में जाके वो सीपी और बरार कैसे बना।
तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर सीपी की, कि सीपी कैसे बना था। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, जिसमें मराठाओं ने अपने ये पर्टिकुलर एरिया किसको सरेंडर किए थे, ब्रिटिशर्स को सरेंडर किए थे। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो इन दोनों एरियाओं को मिलाकर जो जो सरेंडर किए गए हैं, इन्हीं को नाम दिया गया था सीपी। क्या बोला गया था, सीपी। और इससे क्या बना था आपका, सेंट्रल प्रोविंस। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। इस मैप में आपको दिख रहा है कि अभी हमने इन एरियाओं की बात करी है, तो इससे क्या बना आपका, सीपी बना। अब बरार की क्या कहानी है, तो बरार भी किसी न किसी के अंडर में हुआ करता होगा। तो बरार की अगर हम बात करें तो बरार जो है एक्चुअल में वो हैदराबाद के निजाम के पास हुआ करता था। किसके पास हुआ करता था, हैदराबाद के निजाम के पास में हुआ करता था। तो बरार जो है इसको हमने एक्वायर किया था फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद। किस पर्पज से, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से। कैसे किया था, तो हमने इससे 4 डिस्ट्रिक्ट ली थी विदर्भ रीजन की, जो कि कौन सी है, अकोला, यवतमाल, अमरावती एंड बुल्डाना। इस नाम को ध्यान से पढ़ लो। जब अभी हम एमपी का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमने महाराष्ट्र को दे दिया था। इस वजह से आज आप सुनते हो कि अकोला और अमरावती कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। वो किसका हिस्सा हुआ करता था, विदर्भ का हिस्सा हुआ करता था। और उसके भी पहले अभी आप किसका हिस्सा देख रहे हो, एमपी का हिस्सा इसको देख रहे हो, कि हैदराबाद का जो निजाम था उससे पर्टिकुलर हमने इन एरिया को क्या कर लिया था, ले लिया। अब लेने के बाद हमने मतलब किसने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। ब्रिटिशर्स ने ले लिया और यहाँ पर एक गवर्नर को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया कि आप लोग जो है अब इसका क्या करना, प्रॉपर इसमें रूलिंग वगैरह करना। और 1921 के अंदर यही हुआ। फाइनली फिर आने वाले समय में जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल पाया तो ऑन 24 अक्टूबर 1936 ये सब एरिया को वापस से किसको दे दिया गया, हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया। और डिसाइड किया गया कि थोड़ी देर पहले जो तुमने सीपी पढ़ा है वो, और ये जो हमने हैदराबाद वाले से 4 चीजें ली है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाएगा, सीपी एंड बरार। यहां तक चीजें क्लियर। सो फाइनली यहां पर 1861 में किसका फॉर्मेशन हुआ, सीपी प्लस बरार। चलो सीपी किससे लिया था हमने, सिंधियाज एंड भोसले से लिया था। बरार किससे लिया था, हैदराबाद के निजाम से लिया था। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। तो इससे क्या बना आपका, सीपी और बरार। अब एमपी में तुम लोग 3 पार्ट के नाम सुनते हो। पहला कौन सा है, सीपी और बरार, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ए बोलते हैं। फिर उसके ऊपर तुम लोग पढ़ते हो मध्य भारत, उसको क्या बोलते हैं, पार्ट बी। और फिर पार्ट सी में पढ़ते हो विंध्य प्रदेश। बट ये धीरे 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 बने हैं। तो सबसे पहले क्या बन गया आपका, सीपी और बरार बन गया। एमपी अभी 2 पार्ट में डिवाइड देखा। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। नीचे वाला क्या कहलाता था, सीपी। उस सीपी में भी एक ऐड हो गया है बरार। अब क्या बचा तुम्हारे पास, वेरी गुड, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अब उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अपने को यहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया एजेंसी की तो सबसे पहले मैप में देख लो। देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, मेनली अपना मालवा वाला पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब इसकी कहानी देखेंगे कि इसका आखिर क्या हुआ। तो ऑफिशियली अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता था, मालवा वाले रीजन के लिए यूज किया जाता था। अब इसके अंदर 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक को बोलते थे इंडिया एजेंसी और एक को बोलते थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इंडिया एजेंसी की अगर हम बात करें तो ये क्या था, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा एजेंसी वाला रीजन, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि इस इंडिया एजेंसी में हम ग्वालियर को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। थोड़ा दिमाग लगाओ, एमपी के मैप को आज की डेट में इमेजिन करो तो क्या क्या आता है इस साइड पर। ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, मालवा हो गया, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया आपका, ग्वालियर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बुंदेलखंड हो गया। यहाँ क्या हो गया, बघेलखंड हो गया। तो आपने देखा इंडिया एजेंसी और सेकंड क्या देखा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी कब बनेगा, वो जब ग्वालियर को ऐड कर देंगे। और अगर मैं ग्वालियर को निकाल दूंगी तो क्या बन जाएगा, इंडिया एजेंसी। और इंडिया एजेंसी में क्या क्या आएगा, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो थी पहले की कहानी इंडिपेंडेंस के पहले। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, तो अभी तक ये दोनों एक ही नाम से चल रहे हैं, इंडिया एजेंसी या फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अब आखिर इसमें से ये मध्य भारत कैसे बना,
या फिर इसमें से विदर्भ कैसे बना, तो अभी हम उसको देखेंगे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर क्या हुआ कि जो ग्वालियर एजेंसी वाला पोर्शन था इसमें मालवा को मिलाकर क्या बना दिया गया, मध्य भारत। बोला गया अब से दो रीजन, एक ऊपर टॉप में क्या आता है ग्वालियर और इधर क्या आता है मालवा, तो ग्वालियर और मालवा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका मध्य भारत बनेगा। ठीक है, अभी जब आप एमपी का मैप देखोगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बुलाते हैं मध्य भारत, ये वाले पोर्शन को क्या बुलाते हैं विंध्य प्रदेश, और इसको क्या बुलाएंगे सीपी एंड बरार। तो मैंने आपको बताया मध्य भारत आखिर कैसे बना था, तो ग्वालियर एजेंसी में किसको मिक्स किया गया था, मालवा को, और वहीं से क्या बना था मध्य भारत आपका बना था। और ये कब बना, तो 28 मई 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ। अब जब मध्य भारत यहाँ पर बनाया गया तो उसमें कितनी क्या डिस्ट्रिक्ट मिलाई गई, तो उस समय के मध्य भारत में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट आया करती थी, जिसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती थी निमाड़ और सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट होती थी इंदौर। ये कब की बात कर रहे हैं हम, मध्य भारत की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें से निकलकर बना था आजादी के बाद आपका मध्य भारत। अब विंध्य प्रदेश आखिर कैसे बना, तो विंध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1948 में बी स्टेट का ही पार्ट हुआ करता था क्या, विंध्य प्रदेश। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला विंध्य प्रदेश किसमें पढ़ोगे, पार्ट सी में पढ़ोगे, और वो आएगा भी पार्ट सी में। बट 1948 में जब उसका फॉर्मेशन हुआ तो उसके पास रहने को कोई घर नहीं था, तो वो बी पार्ट का ही हिस्सा हुआ करता था 1948 से लेकर 1950 तक। 1948 से 50 तक विंध्य प्रदेश किसका हिस्सा हुआ करता था, बी स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। आने वाले समय में 1950 में इसका ट्रांसफर हो जाएगा और ये कहाँ चलाएगा, पार्ट सी में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर बात करी कि 1948 में बी स्टेट नाम से विंध्य प्रदेश को क्रिएट किया गया, पर कैसे क्रिएट करे, किसी ना किसी को जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी, बोलो फटाफट क्या क्या आता है सेंट्रल इंडिया एजेंसी में, फिर से बोलो एक एक करके, ग्वालियर, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये क्या बनाता है सेंट्रल इंडिया एजेंसी। फिर से बोलो क्या आता है, ठीक है, मालवा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, बघेलखंड क्या बनता है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अब इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी में से हम कुछ घटा देंगे, तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी में से अगर हम बुंदेलखंड को और बघेलखंड को हटा दे और उसमें एक नया एरिया जोड़ दे, जो ग्वालियर में ही एक छोटा सा एरिया हुआ करता था जिसका नाम था कानिया धान, इसको अगर हम मिला दे तो क्या बन जाएगा, विंध्य प्रदेश आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से सेंट्रल इंडिया एजेंसी के ही टुकड़े हुए, एक पार्ट क्या बना आपका, मध्य भारत बना। मध्य भारत किसको किसको, ग्वालियर और मालवा को मिलाकर बना, और इसमें से हमने बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर का कानिया धान वाला रीजन मिला दिया तो क्या बन गया, विंध्य प्रदेश बन गया। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस के पहले जो आपका मध्य प्रदेश आप पढ़ते हो वो दो पार्ट में डिवाइड था। ऊपर क्या आता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, नीचे क्या आता था, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। फिर सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंदर हमने देखा कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो है इस तरीके से अलग अलग पार्ट में ब्रेक होगी और क्या बनेगा, उससे मध्य भारत बनेगा और विंध्य प्रदेश बनेगा। सो अब फाइनली ऊपर टाइमलाइन पढ़ो। अब हम कहां तक आ गए, इंडिपेंडेंस तक आ गए। ये सब हमने इंडिपेंडेंस के पहले देखा कि आखिर उन टुकड़ों में से ही क्या क्या बना। अब फाइनली जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो आपका एमपी कैसा दिखता था, तो आपका एमपी कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता था, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, चलो अब फटाफट नाम बोलो, ये क्या कहलाएगा, सीपी एंड बरार। सीपी किससे लिया था, मराठाओं से, बरार किससे लिया था, निजाम से लिया था। ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या बना, मध्य भारत। क्या क्या आएगा मध्य भारत में, ग्वालियर एंड मालवा, वेरी गुड, ठीक है। और ये वाला बना आपका थर्ड पार्ट, ये क्या कहलाएगा, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश 1950 तक किसका पार्ट हुआ करता था, पार्ट बी का पार्ट हुआ करता था। अब इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइडेशन हो गया। अब अगर हम बात करें तो इनको नाम दिए गए, तो ये वाला जो पोर्शन था इसको बोला गया पार्ट ए। क्या बोला गया, पार्ट ए। इसको बोला गया पार्ट बी, इसको बोला गया पार्ट सी। यहाँ तक चीजें क्लियर, ठीक है।
सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपका एमपी 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा। नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? पार्ट ए। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ, पार्ट सी कंसिस्ट ऑफ विंध्य प्रदेश। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है, ये बात है इंडिपेंडेंस की। अब सब जगह अलग अलग स्टेट्स के क्रिएशन हो चुके हैं, तो सबका चीफ मिनिस्टर भी अलग रहेगा, सबकी कैपिटल भी क्या रहेगी? अलग रहेगी। यहां तक चीजें ओके? ठीक है, तो अब एक एक करके हम सारे पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सीपी एंड बरार की। येलो पार्ट इज भोपाल। ये क्या है? भोपाल। ये भविष्य में पार्ट सी का ही हिस्सा बनेगा। अभी कुछ दिन इंडिपेंडेंट दिखेगा, बट आने वाले समय में ये क्या हो जाएगा? आपका पार्ट सी का हिस्सा हो जाएगा। और क्या है ये? भोपाल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए क्या कहलाया आपका? सीपी एंड बरार। ये कैसे बना? तो ये आपका कुछ पर्टिकुलर रीजन से बना, जिसमें एक आएगा आपका महाकौशल। ये महाकौशल नाम यूज होता था जबलपुर के लिए। किसके लिए यूज होता था? जबलपुर के लिए। साथ ही साथ क्या मिला दिया? सेंट्रल प्रोविंस। और क्या मिला दिया? बरार। और क्या मिला दिया? छत्तीसगढ़। और क्या मिलाया? बघेलखंड। मतलब 1947 में जो एमपी दिखता था, क्या उसमें छत्तीसगढ़ आता था? यस, उसमें छत्तीसगढ़ आता था। इस तरीके से ये वाला पोर्शन क्या है? छत्तीसगढ़ है। और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? बघेलखंड वाला रीजन है। तो पार्ट ए जो सीपी एंड बरार बना, इसमें कौन कौन से पार्ट आते थे? जल्दी बोलो। ठीक है, अब इसकी एक कैपिटल बनानी पड़ेगी। तो पार्ट ए की कैपिटल जो हुआ करती थी, दैट वाज नागपुर। ठीक है, तो नागपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बने थे, उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। और गवर्नर बने थे राघवेंद्र राव। ये पंडित रविशंकर शुक्ल है और ये राघवेंद्र राव है। सो पार्ट ए की कैपिटल क्या थी? नागपुर थी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? रविशंकर शुक्ल। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? राघवेंद्र राव। तो पार्ट ए का पूरा इतिहास क्लियर हो गया, कहां से शुरू हुआ था और यहां तक हम कैसे पहुंचे। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी क्या कहलाता था आपका? मध्य भारत। मध्य भारत किससे बना था? वेरी गुड, इससे क्या बना था आपका? मध्य भारत बना था। अब मध्य भारत का यहाँ पर क्या हुआ? क्रिएशन हुआ। तो वेस्ट में कुछ 25 रियासतें हुआ करती थी, 25, तो उनको मिलाकर क्या बना दिया गया? मध्य भारत बना दिया गया। अब 25 रियासतें इसमें हुआ करती थी, तो इस वजह से इसकी कैपिटल भी ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो मध्य भारत वाले पार्ट की आपकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। अपने इंदौर में कैसा भी क्लाइमेट हो, सब चल जाता है अपने को। तो ये थी आपकी समर कैपिटल। और ग्वालियर में हुआ करती थी आपकी विंटर कैपिटल। दोनों कैपिटल जो है वो आपके 6-6 महीने के लिए क्या करती थी? वर्क करती थी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य भारत की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भविष्य में आने वाले समय में 1946 से 47 के बीच में यहाँ पर मध्य भारत के लिए कैबिनेट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और इसका भी कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। तो इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बने थे, उनका नाम क्या था? लीलाधर जोशी। एंड एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, उस समय पे कौन रहेंगे? तख्तमल जैन। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है, पार्ट ए की कैपिटल बोलो। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बोलो। फर्स्ट गवर्नर बोलो। पार्ट बी किससे बना? कैपिटल बताओ। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बताओ। एंड एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, तख्तमल जैन। यहां तक चीजें क्लियर? अब आ जाते हैं पार्ट सी पर। क्या है पार्ट सी? विंध्य प्रदेश। पहले वो किसका हिस्सा होता था? पार्ट बी का हिस्सा होता था। कब वो पार्ट सी में ट्रांसफर हुआ? 1950 में। वो क्रिएट कब हुआ था? 1948 में क्रिएट हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पर पार्ट सी 1948 में इसका क्रिएशन होता है। और ये क्या कहलाता है आपका? विंध्य प्रदेश कहलाता है। जो नॉर्थ की प्रोविंसेस हुआ करती थी, बुंदेलखंड बघेलखंड वाले रीजन में, उनको मिलाकर क्या बना आपका? विंध्य प्रदेश बना। अब विंध्य प्रदेश की कहानी अभी आपने सुनी कि 2 साल के लिए वो बीच में कहीं पर रह गया था। मतलब 2 साल उसका कोई भी माई बाप नहीं था, तो कोई ना कोई तो रूल कर रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो विंध्य प्रदेश जो है मेनली वो 2 हिस्सों से मिलकर बना है। जल्दी बोलो, कौन कौन से? ठीक है, एक क्या है आपका? बुंदेलखंड।
और एक क्या है आपका बघेलखंड। तो इन 2 सालों के लिए किसी ना किसी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया होगा, ये चीफ मिनिस्टर वगैरह बनाने के पहले। तो अगर अरे क्या हो रहा है इसको, एक होगा बुंदेलखंड और एक होगा बघेलखंड। अब बघेलखंड की अगर हम बात करें तो उस समय जो इसके चीफ बनाए गए थे उनका नाम था अवधेश प्रताप सिंह। क्या नाम था? अवधेश प्रताप सिंह। और बुंदेलखंड के जो चीफ बनाए गए थे उनका नाम था कामता प्रसाद सक्सेना। क्या नाम था? कामता प्रसाद सक्सेना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको विंध्य प्रदेश में 2 अथॉरिटी देखने को मिलेगी, एक बुंदेलखंड में और एक बघेलखंड में। फिर आने वाले समय में यहाँ पर जब इलेक्शन वगैरह होंगे तो इसका भी प्रॉपर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा 1952 में, और वो कौन रहेंगे? शंभूनाथ शुक्ल। यहाँ तक चीजें क्लियर? ठीक है। पार्ट ए का चीफ मिनिस्टर बोलो, गवर्नर बोलो, मध्य भारत का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बोलो, और गवर्नर बोलो। ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पार्ट सी का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बोलो, शंभूनाथ शुक्ल। इनके पहले 2 आए थे, बघेलखंड और बुंदेलखंड में। बघेलखंड में कौन था? अवधेश प्रताप सिंह। बुंदेलखंड में कौन था? कामता प्रसाद सक्सेना। अब तीनों के तीनों पार्ट वार्ट सब यहाँ पर बन गए। तो आपका एमपी में क्या हो गए? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। नीचे क्या आएगा? पार्ट ए। इधर क्या आएगा? पार्ट बी। इधर क्या आएगा? पार्ट सी। ये हो गया इनका पूरा का पूरा इतिहास। एक बच गया था येलो पोर्शन, कौन था? भोपाल। आप बता दो भोपाल में क्या था? नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान जो है वो कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान में। वो नहीं मान रहे थे। फाइनली यहाँ पे उन्होंने, मैंने बताया था, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ बना ली थी। सो फाइनली उनको फोर्स किया गया और वो एग्री हुए। और यहाँ पर 1 जून 1949 ये लिखी हुई है डेट, 1 जून 1949 को भोपाल का मर्जर होता है किसके साथ? इंडिया के साथ। एंड यहाँ पर जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं उनका नाम रहता है शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम रहता है? शंकर दयाल शर्मा। भोपाल की एक कैपिटल भी बना ली थी इन लोगों ने पहले से ही, जिसका नाम था इस्लाम नगर। क्या नाम था? इस्लाम नगर। सबकी कैपिटल पढ़ी ना आपने? उधर वाले की कैपिटल क्या थी मध्य भारत की? इंदौर एंड ग्वालियर। फिर सीपी बरार की क्या थी? नागपुर। और विंध्य प्रदेश की क्या थी? रीवा। ठीक है। और भोपाल की क्या थी? इस्लाम नगर। यहाँ तक चीजें क्लियर?